नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। बीएलओ पर वोटर लिस्ट बनाने में कोताही बरतने का आरोप, वार्ड 15 के नागरिकों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आवाप्त की गई जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ की आबो हवा हुई प्रदूषित, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों ने पीएफपी फैक्ट्रियों को करवाया बंद। बार संघ चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करवाने का समय समाप्त, शुक्रवार को लिए जा सकेंगे नाम वापस। और अब समाचार विस्तार से। वार्ड 15 के सैकड़ों मतदाताओं ने बीएलओ पर वोटर लिस्ट बनाने में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन के वार्ड 15 के सैकड़ों मतदाता हाल ही विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने से कथित रूप से वंचित रह गए। इसके लिए वार्डवासियों ने बीएलओ को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया है। गुरुवार को वार्डवासियों ने नगर परिषद पार्षद नगीनाबाई के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी से मिलकर उन्हें लिखित में बीएलओ की शिकायत की। वार्ड पार्षद ने बताया कि भट्टा कॉलोनी वार्ड नंबर 15 की भाग संख्या 94 में नगर परिषद कर्मचारी जगजीत सिंह और भाग संख्या 95 में कुलवीर सिंह यादव बीएलओ के पद पर स्थापित हैं। इन दोनों बीएलओ ने विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट के कार्य में पूरी तरह से लापरवाही बरतते हुए घर घर जाकर सही वोट नहीं बनाए। वे लोग जो वार्ड में करीब 50-60 वर्षों से नियमित रूप से रह रहे हैं, उनके वोट काट दिए गए। इस कारण करीब 500 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग चुनाव में नहीं कर सके। इससे वोट देने से वंचित रहे मतदाताओं में आक्रोश है। उनके आक्रोश का सामना वार्ड पार्षद को करना पड़ रहा है। नगीनाबाई ने कार्य में लापरवाही बरतने पर इन दोनों बीएलओ के खिलाफ उचित कार्रवाई करने व इन्हें पद से हटाने की मांग की है। साथ ही नए लगाए जाने वाले बीएलओ को वार्ड पार्षद से संपर्क कर सही व नियमानुसार क्रम वाइज वोट लिस्ट तैयार करने के लिए पाबंद करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में संदीप कुमार, दलीप सिंह, तरुण, अंकित, रमेश कुमार, महिलाल, मोती चंद्र, सुभाष कुमार, गोविंद, जितेंद्र लाल सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज वार्डवासी ये 15 नंबर भाग संख्या 94-95 अंदर जब मतदान हुए उस टाइम परिवार उन्होंने वोट काट लिए। बीएलओ की सारी गलती है। बीएलओ ने आगे प्राइवेट लगा करके वहाँ सर्वे करवायो और मैं को कम से कम हर एक बूथ पर दो बूथों पर 500-400 वोट उन्हें हटा भी ऐसे दिए जो सदियों से यहाँ रह रहे। उनके पूरा परिवार वोट काट दिए उन्होंने। तो आज हम एसडीएम साहब के पास आके मैडम कने और ज्ञापन दिया है जो कि ये वोट वापस जल्दी जुड़वावे, क्योंकि आगे भी चुनाव आएंगे, उससे पहले ये कार्रवाई हो और बीएलओ पर कार्रवाई करें कि बीएलओ ने आपकी ड्यूटी पूरी करी नहीं है। ना तो उन्होंने पर्चियाँ बांटी है, ना वो घर घर जाके सर्वे करी है, ना किसी के वोट बनाए है। उन्होंने जितने भी करे वोट काटे है सारंगे, और काटे भी नहीं जायज है, जैसे सही वोट जगह काट दिया। भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन हब के लिए आवाप्त की गई कृषि भूमि का उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर चक 14 एसएसडब्ल्यू के किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन हब के लिए आवाप्त की गई कृषि भूमि का उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर गांव कोहला के चक 14 एसएसडब्ल्यू के किसानों ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि वे गांव कोहला के चक 14 एसएसडब्ल्यू के निवासी हैं तथा कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी कृषि भूमि भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन सड़क के लिए पूर्व में आवाप्त की गई थी। आवाप्त की गई जमीन का मुआवजा उपखंड अधिकारी की ओर से जारी किया हुआ है, परंतु अब भारतमाला परियोजना के लिए बन रहे हब के लिए जो भूमि आवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा पूर्व में दी गई मुआवजा राशि से आधा है, जबकि उनकी मांग उचित मुआवजा देने की है। उन्होंने बताया कि जिस किसान की संपूर्ण भूमि इस हब में आ गई है उनके प्रतिस्थापन की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिनके मकान बने हुए हैं उन्हें भी उचित मुआवजा देने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनकी कृषि भूमि संबंधित किसानों को बिना सूचना दिए आवाप्त कर दी गई है, जबकि किसानों ने उक्त जमीन पर अपनी फसलों की बिजाई कर रखी है। उन्होंने मांग की कि भारतमाला परियोजना के लिए बन रहे हब के लिए आवाप्त की गई किसानों की कृषि भूमि का उचित मुआवजा दिया जाए। इस कृषि भूमि का अधिग्रहण बिना मुआवजा दिया न किया जाए, न ही तब तक किसानों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाए। इस मौके पर विकास कुमार, भारूलाल, प्रमोद कुमार, दीपक कुमार सहित अन्य किसान मौजूद रहे। ज्यादातर एससी के लोग हैं और एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने ये जमीनें हैं जो नामांतरण भारत सरकार सड़क मंत्रालय के नाम कर दी, हमें मुआवजा नहीं दिया गया। ठीक है, और बगैर मुआवजा दिए हमारी ज़मीनें अपने नाम कर ली है। वर्तमान में हम सभी काश्तकारों ने ज़मीन पे काश्त कर रखी है, ज़मीन
में गेहूं और सरसों बो रखी है। तो हम चाहते हैं भी ये ज़मीन जब तक मुआवजा नहीं मिले और हमारी जब तक ये हमने काश्त करके बो रखी है वो फसलें तैयार नहीं हो तब तक हमारा कब्जा नहीं लिया जाए और हमारा उचित मुआवजा दिया जाए। आज हम तो भातमाला जो बन उसके पास हब बनाने जा रहे हैं गवर्नमेंट, उसमें जो है हमारी ज़मीनें बिना हमारी सूचना और बिना मुआवजा दिए अपने नाम से ज़मीन अपने नाम से करवा ली है। उसके विरोध में आए हैं कि जब तक हमारी ज़मीन जो है वो नहीं देंगे हम, कि जब तक हमें जो उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, मुआवजे के लिए जो पहले 42 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए थे उसको इन्होंने काट करके 20 लाख रुपए कर रहे हैं, जो हमें कभी सहन नहीं करेंगे और इसके लिए हम जो है पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ज़मीन हम जब तक हमारा सही रेट नहीं मिलेगा तब तक नहीं देंगे। ज़मीन में आदमी है कोई 20-30 आदमी। मैडम ने कहा SDM साहब से मिलो, SDM साहब को मार्क कर दिया उन्होंने और SDM साहब ने कहा भी हम अभी देख रहे हैं 3 तारीख के बाद जो है जब भी कोई होगा उसमें जो हम करेंगे, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, ये आश्वासन दिए। हनुमानगढ़ इलाके की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों के अनुसार वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए लगभग 1 दर्जन POP फैक्ट्रियों को फिलहाल बंद करवाया गया है। हनुमानगढ़ जिले की एयर क्वालिटी इंडेक्स अर्थात वायु प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच गई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी BR सियाग ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि हनुमानगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरी तरह से पुअर हो गया है, जिससे हवा एक तरह से दूषित हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके कारणों में जाकर उन कारणों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि POP इंडस्ट्री से भारी मात्रा में वायु प्रदूषण फैल रहा है, इसलिए लगभग 1 दर्जन POP इंडस्ट्री को फिलहाल बंद करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से भी आग्रह किया गया है कि आसपास खेतों में कहीं पराली जलाई जा रही है तो उस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर इस संदर्भ में कार्रवाई कर रहा है। BR सियाग ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली अन्य इकाइयों के खिलाफ भी नियमों की पालना करने के लिए दबाव बनाया जाएगा और यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें हनुमानगढ़ की तो एयर क्वालिटी की स्थिति पुअर से वेरी पुअर स्थिति में आ रखी है। तो इस क्वालिटी की वजह हमने जानने की कोशिश करी है। हमने इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया में एयर मॉनिटरिंग करी है, तो उसमें भी रिजल्ट काफ़ी ख़राब स्थिति में आ रहे हैं। तो हमने इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ एक जो POP इंडस्ट्री उनको बंद करवाई है और बाकी आउट ऑफ हनुमानगढ़ टाउन में आउटर में भी हमने POP इंडस्ट्री को बंद करवाई, लगभग 6 से 8 इंडस्ट्री को बंद करवाई और इसकी कार्रवाई और भी कंटिन्यू चल रही है। और इस दरमियान हमने जिला प्रशासन से भी संपर्क करके आसपास खेतों में यदि कहीं पराली वगैरह जल रही है, स्टबल बर्निंग हो रही है, तो उसको जलने से रोकने के लिए भी प्रशासन अपने स्तर पर प्रयासरत है। और बीच में स्थिति काफ़ी सुधरी थी, अब वापस वही स्थिति आ रही है, तो हम इसमें कोशिश में है कि और कितना कंट्रोल कर पाएँ। अभी वेरी पुअर स्थिति में है, खराब स्थिति। आज तो 350 लगभग आ रही है AQI, वेरी पुअर कैटेगरी में है। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतों की गणना का कार्य रविवार को जंक्शन स्थित राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में होगा। मतपेटियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतों की गणना का कार्य 3 दिसंबर को जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में होगा। मतगणना के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज परिसर में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में EVM को सुरक्षित रखा गया है। कुल 1298 EVM को स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाया गया है। EVM की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस व सेना के जवानों को तैनात किया गया है। EVM स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास सेना के जवानों को लगाया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर एक अन्य कंपनी को तैनात किया गया है। स्थानीय पुलिस का करीब 250 जवानों का जाब्ता भी मतगणना स्थल के आसपास तैनात किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए 17 टेबलें लगाई जाएंगी। इसमें 14 टेबल EVM की गणना तथा 3 बैलेट की गणना के लिए लगाई जाएंगी। पहले बैलेट पेपर के जरिए हुए मतों की गणना होगी। इसके बाद EVM मशीनों को खोलकर मतों की गणना शुरू की जाएगी। मतगणना में हर प्रत्याशी के 17 अभिकर्ता अथवा एजेंट शामिल हो सकेंगे। जैसे जैसे मतों की गणना पूरी होगी वैसे वैसे बाहर मौजूद लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए इसकी सूचना दी जाएगी। मतगणना स्थल पर मीडिया कर्मियों के लिए अलग से कक्ष तैयार किया जाएगा। इसमें मीडिया कर्मी कैमरे, मोबाइल आदि ले जा सकेंगे। इसके अलावा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के RO को मोबाइल ले जाने की अनुमति रहेगी। अन्य मतगणना कार्मिकों को इसकी अनुमति नहीं रहेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने बताया कि मतगणना स्थल पर पुलिस की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रवेश व निकासी गेट चिन्हित कर दिए गए हैं। मतगणना स्थल पर जिले के तकरीबन सभी पुलिस थानों का जाब्ता
जाब्ता लगाया गया है। मौके पर 3 एडिशनल एसपी के अलावा सीओ एसएचओ तैयार रहेंगे। ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ के 6 सेक्शन पहले लगाए हुए हैं, फिर उसके बाद आरएसी का जाब्ता, फिर पुलिस का जाब्ता लगाया गया है। ट्रैफिक के लिए लगभग 20 जवान लगाए गए हैं। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सहित अन्य सामग्री ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रवेश स्थल पर इस सामग्री को जमा कर लिया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि जो भी परिणाम आए उसे स्वीकार करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। धारा 144 लागू होने के कारण विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। हर राउंड का रिजल्ट समय समय पर घोषित करने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है, जिसमें हमने गेट चिन्हित कर लेते, किस गेट से एंट्री करनी है, किस गेट से निकासी करनी है ना। हमने डीएफएमडी वगैरह लगवा दिए है। हमारा लगभग सभी थानों का जाब्ता इसमें लगाया गया है, जिसमें 3 एडिशनल एसपी हो गए, सीओज हो गए और हमारे कई एसएचओज को लगाया गया है। और जो ईवीएम गार्डिंग के लिए हमने सीएपीएफ के 6 सेक्शन पहले लगा रखे हैं, फिर उसके बाद हमारे आरएसी का जाब्ता है, फिर पुलिस का जाब्ता लगा रखा है। ट्रैफिक के लिए हमने 15-20 आदमी दे रखे हैं और एसएचओ ट्रैफिक उस पर निगरानी रेगुलर उसको ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा। इसके अलावा हमने फिक्स पैकेट जो कस्बा है उसमें कई जगह 5 जगह फिक्स पैकेट लगाए हैं। और जहाँ विधानसभा हेडक्वार्टर है, 5 विधानसभा हेडक्वार्टर, वहाँ के हम सीओ और एसएचओ को फ्री रखा है। और वहाँ हमने आरएसी के विधानसभा मुख्यालय पे हमने 15-15 का विधानसभा वो आरएसी का जाब्ता पहले से हमने रिजर्व के रूप में रखा है। कोई समस्या है तो वहाँ मोबाइल विधानसभा मतगणना स्थल पे मोबाइल, किसी प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये किसी प्रकार का अलाउ नहीं है वहाँ। तो ये हम जहाँ एंट्री पॉइंट है वहीं हम उसे बाहर रख पाते। जनता से यही अपील है कि जो भी रिजल्ट आए सही समान स्वीकार करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। और धारा 144 से किसी प्रकार का कोई विजय होने पर किसी प्रकार का कोई विजय जुलूस नहीं निकालें और शांति बनाए रखें। और रिजल्ट के लिए हमने बाहर से जो प्रशासन है अच्छी व्यवस्था कर रखी है। रिजल्ट समय समय पे जो भी हर राउंड का रिजल्ट हो समय समय पे घोषित किया है। हाँ, रेगुलर हमारे 25 तारीख से लगा रखा हमने रेगुलर ईवीएम गार्डिंग के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था 25 तारीख से कर रखी है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित भगत नामदेव गुरुद्वारा साहिब से नियमित रूप से निकाली जा रही प्रभात फेरी का आज समापन हुआ। श्री गुरु नानक देव जी व शिरोमणि भक्त नामदेव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं की ओर से जंक्शन के शिरोमणि भक्त नामदेव गुरुद्वारा साहिब से नियमित रूप से निकाली जा रही प्रभात फेरी गुरुवार को संपन्न हो गई। गुरुवार की सुबह 4 बजे प्रभात फेरी शिरोमणि भक्त नामदेव गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई भक्त नामदेव चौक पहुंची, जहां प्रातःकालीन कीर्तन किया गया। कीर्तन का समापन 7 बजे क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की अरदास के साथ किया गया। गुरुद्वारा प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 22 नवंबर से 30 नवंबर तक सुबह श्रद्धालुओं की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। गली गली वाहे गुरु सतनाम का नाम जपते हुए श्रद्धालुओं ने नियमित स्थान पर पहुंचकर कथा कीर्तन किया। उन्होंने बताया कि प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को श्री अखंड पाठ करवाए जाएंगे, जिसका भोग 3 दिसंबर को डाला जाएगा। भोग के पश्चात खुले दीवान सजाए जाएंगे। दीवान में रागी जत्था व ढाडी जत्था कथा कीर्तन करवा गुरु की वाणी का बखान कर श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे। माता
आज वैसे तो प्रभात फेरी 22 तारीख से चल रही है। गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश दिहाड़ा और भगत नामदेव जी के प्रकाश दिहाड़े के उपलक्ष्य में संगतों के साथ की खुशियाँ गुरु साहब के लिए भजन कीर्तन करते हुए 22 तारीख से आज 30 तारीख तक लगातार 9 दिन ये प्रभात फेरी चली है। इसमें संगतों का बड़ा उत्साह मिला और जिस तरफ से प्रभात फेरी जाती थी उनके साइडों में जो परिवार थे उन्होंने अपने ठहराव भी किए और इनको लंगर पानी भी सिखाया सुबह। और सुबह हम लगभग 4:30 बजे गुरुद्वारा से प्रभात फेरी के लिए संगतों के साथ इसी तरीके से जो हजूम आपने देखा है संगतों का अपार इनके साथ निकलते थे और सुबह 7 बजे वापस आते थे। बड़ा आनंददायक स्थान था और बड़ा ही आनंद संगत ने दिया। रविवार का 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक अखंड पाठ 1 तारीख को रखा जाएगा। 1 तारीख को ही निशांत साहब के टोड़ा साहब चढ़ाया जाएगा और 3 तारीख को उसका भोग पड़ेगा और गुरु का लंगर 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख लगातार चलेगा। 3 तारीख को इसकी समाप्ति होगी। जंक्शन के सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर आयोजित किया गया। जंक्शन के सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम इकाई का प्रथम एवं द्वितीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रधानाचार्य प्रेरणा रस्तोगी ने किया। शिविर के दौरान समय सेविकाओं ने विद्यालय प्रांगण में श्रमदान करते हुए बागवानी, साफ सफाई की और गमलों पर रंग रोगन का काम किया। इसके बाद गोद लिए हुए गांव में श्रमदान किया गया। साथ ही मच्छरों की रोकथाम के लिए गंदे पानी की नालियों में दवा का छिड़काव किया गया। एनएसएस प्रभारी रेणु सिंगला ने बताया कि समय सेविकाओं को मौसमी बीमारियों आदि के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने छात्राओं को एनएसएस के उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी दी। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आज एक दिवसीय शिविर लगाया गया जिसमें विद्यालय प्रांगण की सफाई की गई और मोहल्ले में जो नालियाँ हैं जिससे मच्छर पैदा होते हैं वहाँ पे कीटनाशक दवाइयाँ डाली गई। इस शिविर का उद्देश्य ये है कि बच्चों को सामाजिक कार्य के लिए जोड़ना। बार संघ चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करवाने का समय आज समाप्त हो गया। कल शुक्रवार को नाम वापस लिए जा सकेंगे। हनुमानगढ़ जिला बार संघ के लिए 8 दिसंबर को मतदान होगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कैलाश कुमार ने बताया कि कुल 524 अधिवक्ताओं के मत तैयार किए गए हैं। इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है तथा इसको चस्पा भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के लिए जितेंद्र सारस्वत तथा राजेंद्र पाल माली 2 नाम अभी तक सामने आए हैं। इसके अलावा सचिव पद के लिए प्रकाश रोज, मनोज अरोड़ा तथा राहुल बिस्सा ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करवाए हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए श्री लालचंद तथा प्रतीक मिड्डा ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करवाए हैं। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद के लिए मोहित सिंह एरन आदि ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल करवाए हैं। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 दिसंबर को नाम वापसी का दिन है। आज मैंने बार संघ हनुमानगढ़ के चुनाव के लिए उपाध्यक्ष के लिए फॉर्म भरा है और अधिवक्ताओं के कोई भी कार्य है उसके सहयोग जो अधिवक्ताओं की समस्या है उसको अपने साथ चलेगी। मैंने आज पुस्तकालय अध्यक्ष का फॉर्म भरा है जिसमें मैं लाइब्रेरी का विकास करूंगा और हमारे अधिवक्ताओं के हितों के लिए ई-लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करूंगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि लाइब्रेरी हमेशा स्वच्छ और साफ सुथरी बनी रहे और हमारे अधिवक्ताओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। बार संघ की कार्यकारिणी 2024 के लिए दिनांक 8 तारीख को 8/12/2023 को चुनाव होने जा रहे हैं। उसके लिए कुल 524 अधिवक्ताओं के मत तैयार हुए हैं। वोटर लिस्ट तैयार होगी, फाइनल चस्पा हो चुकी है और अध्यक्ष पद के लिए जितेंद्र जी सारस्वत और नरेंद्र पाल जी माली 2 कैंडिडेट ने अभी तक अपना फॉर्म भरा है, आवेदन दिया है और सचिव के लिए प्रकाश रोज और मनोज अरोड़ा ने नामांकन किया है और राहुल बिस्सा और है और उपाध्यक्ष के लिए लालचंद देवर्थ और प्रतीक मिड्डा एडवोकेट ने दिया है। कोषाध्यक्ष के लिए मोहित सिंह एरन और सचिव के लिए बस ये इतने आवेदन आ चुके हैं। अभी 3 बजे तक का टाइम और है, 3 बजे तक देखते हैं कितने आवेदन और आते हैं और कल नाम वापसी 1 तारीख को नाम वापसी के लिए तिथि तय की है 3 बजे तक। उस दिन
वो नाम वापस अपना ले सकेंगे। अभी तक एक कई ऐसे पद हैं जैसे कोषाध्यक्ष और के पद पे केवल एक आया है और पुस्तकालय के पद पे अभी तक कोई आवेदन अभी तक नहीं आया है। एसकेडी यूनिवर्सिटी में उद्यमिता कौशल शिविर का आयोजन किया गया। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एसकेडी यूनिवर्सिटी में उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिथि विशेषज्ञों ने बताया कि यह कार्यक्रम 6 सप्ताह का निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर है जो 29 नवंबर से शुरू होकर 11 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसमें 25 अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स भागीदारी कर रहे हैं। इस अवसर पर वाइस चांसलर ने बताया कि युवा पीढ़ी अपना लक्ष्य बड़ा बनाए ताकि प्रयासों के परिणाम समस्त समाज के लिए कल्याणकारी हों। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के डीन प्रोफेसर आर मीना ने बताया कि इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ऑर्गेनिक दीपक जूस, गुलकंद, जैम, जेली, चिप्स आदि बायो पेस्टिसाइड शामिल हैं, जिसके जरिए स्टूडेंट्स न केवल अपनी आजीविका के लिए बेहतर ढंग से कार्य करेंगे बल्कि रोजगार सृजन का काम भी करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरे देश भर में अभी पिछले कुछ एक वर्षों के बाद जिस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता और स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास, इन दोनों सेगमेंट के लिए काम हुआ है और निरंतर जो युवा पीढ़ी है और नए नए जो विचार, नवाचार, नए आइडियाज के साथ में जो काम हो रहा है उसमें जो गति मिल रही है वो निश्चित रूप से एक आत्मनिर्भर भारत, एक नए भारत की ओर हमें ले जा रही है। ये प्रोग्राम जो है स्किल पे बेसिकली आप सब जानते हैं, स्किल पे आप लोगों के लिए बना है, स्टूडेंट्स को लेकर बनाया गया। स्टूडेंट्स जो आपके युवा हैं वो आगे बढ़ सकते। जैसे हमने बताया कि एमएसएमई, तो आप सबको पता है एमएसएमई क्या होता है? नहीं पता। अगर एमएसएमई कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या किसी कंपनी में आप जॉब भी करेंगे तो भी एमएसएमई होगी। सिंपल रेवेन्यू सेंटर या सेक्टर के आप काम करते हैं। एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से में हम आए हैं। मिनिस्टर एमएसएमई का मेन ये है कि जो भी नए युवा हैं वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। बिजनेस जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। अगर आप सब जॉब, आपका रही जॉब ऐसी बहुत कम लिमिटेड जॉब सेक्टर में है, जॉब की बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने साथियों को भी जॉब देंगे, साथ साथ आपका भी खुद का मेहनत लगेंगे, तो आपका खुद का मेहनत जो है आपके काम को आगे बढ़ाएगी। तो बिजनेस करना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये जो प्रोग्राम है ESDP, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आज हमने एसकेडी यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर एक 6 वीक ESDP एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनोवेट किया है। इसके अंदर 25 पार्टिसिपेंट को हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, जो कि 3 दिन का पॉलिटेक्निशियन का कोर्स है। तो उनको विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से क्या बनाने के लिए हेल्प किया जाएगा, ताकि वो अपना खुद का व्यापार है या बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें और अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकें। और युवा पीढ़ी से यही उम्मीद है कि वो विभिन्न प्रकार की MSME स्कीम्स का लाभ लें, ताकि वो अपना खुद का आत्मनिर्भर बन सकें। MSME के अंदर आपका 0 रुपये से लेकर स्टार्टिंग से लेकर आपका 50 लाख रुपए तक की हमारी जो स्कीम है, 10 करोड़ तक की स्कीम है, जिसमें अगर 50 का हम 15% से 25% तक की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि बिजनेस अब जो फाइनेंशियल जो इस्टेब्लिशली लोगों को मिल सके। मित्रों, आर्थिक युग है, इसको इंग्लिश में इकोनॉमिक टाइम्स कहते हैं। आर्थिक युग का आधार आप पैसे कैसे कमाएं, इसके लिए मैं 2 लाइन आपके सामने कहता हूं कि धन खेती, धन चाकरी, धन 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 है व्यापार। कितनी टाइम मैंने धन धन कहा है। धन खेती, नॉर्मली इफ यू कैन अर्न द मनी थ्रू आवर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इफ यू वांट टू मोर मनी यू कैन हैव ए चाकरी। चाकरी मीन्स नौकरी, नौकरी मीन्स सर्विस। You can have a more money, but if you want a more and more money with the money, you have to a business. Or business start from MSME. MSME have given you opportunity. MSME आपको एक अच्छा आधार प्रदान कर रही है, एक इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। 30 दिन में आप न केवल अपने लिए
अपितु इस सेल्फ रोजगार के साथ साथ उन बच्चों को भी आप तैयार कर सकते हैं जो स्किल डेवलपमेंट में और इस कौशल व्यापार में अपनी रुचि रखते हैं। पहला है कि आप अपनी एक्साइटेड के साथ अपना इंटरेस्ट दिखाइए। आप किस ओर इंटरेस्टेड हैं? अगर व्यापार में हैं तो धन 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 व्यापार। जितने भी बड़े घराने में 20 बिग हाउसेस, वो व्यापार के कारण बिग हाउसेस कहलाते हैं, सर्विस के कारण नहीं। सर्विस जैसे मेरे मित्र ने कहा कि बहुत लिमिटेड होगी, मेरे अन्य मित्र ने भी कहा वो लिमिटेड होगी, लेकिन व्यापार अनंत है, अपार है और आप एक धनी जीवन के साथ अपनी जीविका को अपार कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।